में, हालांकि मैंने रणनीतिक परिचर्चा आपके समान अध्ययन और एसएस के दृष्टि से लिया है। उस भूगोल की कड़ी में मैंने बताया कि मुख्यतः दो भागों में बांटकर हम भूगोल को देखेंगे। एक भारत का भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से है। इसके साथ हम बिहार के भूगोल के भी कुछ पक्ष देख लें। बिहार का भूगोल में जनगणना एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण को हम लोग भूगोल में देख लें। हालांकि पर्यावरण आपकी सिलेबस में बिल्कुल अलग दिया हुआ है, लेकिन वो डिपेंड करता है मास्टर के ऊपर। एक ही जगह बताना चाह रहा है तो क्या दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही है। तो हम लोग पहले भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे और भारत के भूगोल के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले भारत के विषय में बताएंगे, ज्योग्राफिकल फीचर के विषय में बताएंगे। कहते भी हैं कि यूपीएससी की कक्षा पहले लेते थे, अभी तो नहीं ले पाते हैं। लड़का भी उस स्तर का नहीं रहता है यूपीएससी स्तर का, तो स्वाभाविक है कि जब हम पढ़ाएं और पास नहीं करें तो कोई उसका औचित्य नहीं है। बीपीएससी पढ़ाते हैं, बीपीएससी में पास करता है, पढ़ाते हैं। क्षमता जितनी है स्वाभाविक है। पहले उस लायक लड़के कुछ मिलते थे, पढ़ाते थे, अलग से पास करता था। आज का लड़का किताब पढ़ने पे बल कम देता है। यूपीएससी की तैयारी करेगा, गेस क्वेश्चन और गेस सब कुछ जानना चाहेगा, तब तो बेकार है। मास्टर में तो मैं गेस देता नहीं, कमीशन है। कमीशन में गेस तो नहीं चलता है, पूरा पढ़िए, सीधी सी बात है। ये नहीं कि यूट्यूब या 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए 100% गारंटी नहीं आया, नहीं आता है, क्या कर लेते हैं आप? नहीं, उस लोभ लाभ के चक्कर में पड़े रहते हैं। बेकार का समय जाया करते। उससे अच्छा है कि कोई एक चैप्टर को पढ़ लीजिए अच्छे से, एससीईआरटी से, या हमारे पास है तो पढ़ ही रहे हैं, नहीं तो किताब से आप पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बृहस्पत की 100% गारंटी। पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। ये फंस गई उसमें बेचारी, बर्बाद, उस 100% वाला में बर्बाद। तो इसीलिए ऐसे बिंदुओं पे मत जाए। कमीशन ओवरऑल जानकारी खोजता है। उसके प्रश्नों से भी आपको लगता होगा कि हम जो भी चैप्टर पढ़े, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें कोई कठिनाई हमको नहीं हुई है। आपको लगता होगा, जिसमें नहीं पढ़े तो स्वाभाविक ही कठिनाई होगी ही। अब ज्योग्राफिकल एनालिसिस मैं कहता भी हूँ यूपीएससी वाले छात्र को कि तुम सिर्फ भारत को जान लोगे, आईएएस बन जाओगे। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इतिहास, भारत की ज्योग्राफी और भारत का संविधान, ये 4 भाग जितने गहराई से आप पढ़ लीजिएगा उतना जल्दी कलेक्टर बन जाइएगा। तो सर हम लोग क्यों नहीं बन सकते? तुम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हो, उस कक्षा में व्यापकता से पढ़ने का आपको अवसर मिलता है, गहराई से पढ़ने का अवसर मिलता है। स्वाभाविक है कि दोनों के स्तर में क्या होगा, अंतर होगा। ये बच्ची जब पहला बार संविधान पढ़ी, पहला दिन संविधान पढ़ी, जबकि पहला दिन संविधान कुछ नहीं पढ़ाते हैं। आई अपने एक मित्र के साथ, क्या नाम था उसका, रश्मि, हाँ रश्मि, कही कि सर हमको तो सर तो पहले भी पढ़े हुए सीटेट में भी, सर इसको नहीं सर कुछ समझ में आए। तो मैं कहा कि समझने वाली बात क्या थी आज जो नहीं समझ में आया? तो मैंने ऐसे ही कहा कि अच्छा क्लास करो ना। वो पहला दिन ही ऐसी हो गई कि कमीशन हमसे नहीं होगा। जब पहला दिन ही आप मान लीजिएगा तो कठिनाई होगी। मानिए मत, कहते हैं ना, रार नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, जब तक जीतूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं तुमको। ठीक है कि नहीं? जीत का जिद रखिए। जीत का जिद रहेगा ना तो पास कर ही जाइएगा। और किसी भी चीज को बहुत बड़ा मत समझिए, पढ़ने से सब कुछ संभव है। छोटा बच्चा को मैं देखता हूं कि क्या बढ़िया वो अपने ही पढ़ के समझ लेता है। ठीक है कि नहीं? छोटा छोटा घर में कई बच्चे हैं, उसको बता देते हैं कि अच्छा मैं आता हूँ क्लास से तब पढ़ाऊंगा, और जब जाता हूँ तो पूछता हूँ कि बेटी पढ़ ले, है पढ़ उड़ करके पोछ उछ करके पूछिए डैडी, किताब दे दी। आज का बच्चा ऐसा बच्चा हो गया है। 7 साल 8 साल के बच्चे भी इतने कल से हम कहें कहाँ से देखिए,
कुछ किताब से पढ़ लिया, कुछ मम्मा से पूछ लिया, कुछ यूट्यूब से या कुछ गूगल से पढ़ लिया। समझिए कि मैंने इन चारों चीजों को वो कोऑर्डिनेट कर ली, कितनी बड़ी बात हो गई। कुछ मम्मा से पूछ लिए, तो आप दोबारा मम्मा से पूछेंगे तो डांट पड़ेगी, तो गूगल से पूछ लिए, गूगल तो नहीं ना डांटेगा, ठीक है कि नहीं। इस तरह से वो अपने उस पाठ छोटे से संदर्भ को पढ़ के तैयार कर ले। आपकी भी टेंडेंसी इसी टाइप के बच्चे की तरह होनी चाहिए, सीखने की टेंडेंसी हमेशा रखिए, आप किसी भी चीज को बहुत बड़ा नहीं समझिए। हम लोग भारत के भूगोल में, यूं तो भारत के भूगोल में भारतीय भूगोल को दो भागों में बांटकर हम लोग देखेंगे, एक पॉलिटिकल इंडिया, एक पॉलिटिकल बिहार। माने राजनीतिक दृष्टि, भू राजनीतिक दृष्टि से भारत, अब भू राजनीतिक दृष्टि से बिहार, इस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? भारत को देखेंगे। भारत को यूनानी लोग इंडिया कहता था, भारत को यूनानी लोग क्या कहता था? इंडिया कहता था। रुक जाइए, सब लिखवाएंगे। उसी क्रम में ईरानी लोग हिंदुस्तान कहा, सिंधु नहीं कहने आया, सौ नहीं कहने आया तो हिंदू कहने आया, तो हिंदुस्तान हो गया। फिर हमारे आर्यों की भूमि, आर्य की भूमि के रूप में हम इसको जाने आर्यावर्त, और फिर पुराण में कहा गया इसको जम्बू द्वीप। तो भारत को पुराण में जो राजनीतिक वंशावली है, पुराणों की संख्या 18 है। उग्रश्रवा और लोमहर्ष ने इसका कंपाइलेशन किया था, उसके अनुसार जम्बू द्वीप है। यूनानियों के अनुसार इंडिया है, ईरानी के अनुसार हिंदुस्तान है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम भारत के ऐतिहासिक क्रम को देखने का प्रयास करते हैं। भारत को हम लोग सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भारत है कहाँ। तो दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है, का अक्षांश देशांतर को तलाशने का प्रयास करेंगे, खोजेंगे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत है कहाँ, ग्लोब में कहाँ पर है। उन सब चीजों को एक एक करके हम लोग देखना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। पहला चैप्टर है भारत का परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय। कॉपी लाए हैं ना सब लोग? नहीं कॉपी, फ्रेश कॉपी, हाँ लाया है जी? तुम नहीं लाए हो, ले आना कल से। चलिए लिखिए, भारत का भौगोलिक परिचय। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, इंडिया कहा, जबकि ईरानी ने हिंदुस्तान, जबकि ईरानी ने हिंदुस्तान, ईरानी ने हिंदुस्तान और पुराणों में जम्बू द्वीप कहा गया, और पुराणों में जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया। अब लिखिए, भारतीय भूगोल के दो भाग हैं, भारतीय भूगोल के दो भाग हैं। एक भू राजनीतिक भारत, एक भू राजनीतिक भारत, भू राजनीतिक भारत, और दूसरा भू राजनीतिक बिहार। थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि पहले आए हैं तो स्वाभाविक है, जो पहले आएगा वो ज्यादा पाएगा। तो भू राजनीतिक भारत और भू राजनीतिक बिहार। अब इस भू राजनीतिक बिहार और भारत की कड़ी में पहले तो यह जानना है कि भारत जो है वो किस अक्षांश देशांतर पे, चूंकि हम लोग भौगोलिक चीजों को पहले पढ़ेंगे, भारत की कितना क्षेत्रफल है, कितनी आबादी है, पहले उन सब बिंदुओं को थोड़ा, कौन से अक्षांश देशांतर पे है, उन सब को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000
32,87,263 263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और 7वें स्थान पर है। और 7वें स्थान पर है। और 7वें स्थान पर है। जबकि देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 121 करोड़ थी कब के अनुसार? 121 करोड़ थी और दूसरे स्थान पे था। और दूसरे स्थान पे था पूरे विश्व का 17.5% आबादी के साथ। पूरे विश्व का 17.5% आबादी के साथ। ठीक है, पूरे विश्व का। दो नोट में पॉइंट लिखेंगे। आप लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप का नाम सुना होगा। अफ्रीका महादेश में कितने देश हैं? 54 देश है। और अफ्रीका महादेश का एरिया, अफ्रीका महादेश का एरिया देखो, भारत का एरिया कितना है? 2.4%। अफ्रीका महादेश का एरिया है 21%। और जनसंख्या कितना है? 17.4%। मतलब भारत की स्थिति देखो, अफ्रीका की स्थिति क्या है? अफ्रीका महादेश कितना देश है? क्षेत्रफल कितना है? जनसंख्या कितना है? तो तुमको नहीं लगता है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट है? एरिया कम, जनसंख्या अधिक। अभी तो नोट में एक पॉइंट और लिखना ही है, और वो है कि भारत अब जनसंख्या के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत अब 140 करोड़ जनसंख्या के साथ पहले स्थान पर है। तो नोट नंबर 2, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पहले वो लिखो, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत जनसंख्या में पहले स्थान पे है। भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर है। ठीक है। नोट, क्षेत्रफल में रूस पहला। क्षेत्रफल के नोट नंबर नोट करके लिखो, नोट लाल कलम से लिखो। नोट, क्षेत्रफल में रूस पहला, कनाडा दूसरा। रूस पहला, कनाडा दूसरा, अमेरिका तीसरा। अमेरिका तीसरा, चीन चौथा, ब्राजील पांचवा। ब्राजील पांचवा, ऑस्ट्रेलिया छठा,
ऑस्ट्रेलिया छठा और भारत सातवां। और भारत कहां है? तो भारत से ऊपर कौन कौन से देश है? पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, तीसरा, 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 दूसरा, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। समझ में आ गई ना? कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है ये चीन। रुको ना यार, जानम समझा करो ना। चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अर्जेंटीना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन यदि पूछ दिया कि सबसे इनमें ही नहीं, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा देश है, इनमें नहीं, दे दिया चौथा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में यह नहीं कर रहा कि इनमें से। तो यही होता है बुद्धि विवेक कि कैसा क्वेश्चन है। आपको सब कुछ जानते हैं लेकिन क्वेश्चन के भ्रम जाल में फंस जाते हैं कभी कभी, और छोटी छोटी गलती भारी पड़ जाती है। ठीक है कि नहीं? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान करके रखिए तो आसानी हो। हालांकि टेस्ट लेंगे ही, सारे क्वेश्चन जाएंगे ही, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी। अब गर्मी का समय है, जब जाड़ा में 9 बजे तक छोड़ते थे तब तो गर्मी का है 10 भी बज जाएगा तो अरे कहे है ना 4 से 8, वो तो पुल्हाने के लिए कहे हैं, नहीं कि एडमिशन लेगा। जब कहेंगे कम पढ़ाएंगे तब ना, तो सुन नहीं ना रहा। और जब फंस गया तब तो कहेंगे कि बाबू रे अब तो 1 घंटा और पढ़ो, स्पेशल क्लास। ठीक है कि नहीं? ज्यादा नहीं, पहले 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे पढ़ाएंगे ना, इसलिए तुम चिंता मत करो। चलो ठीक है। ऐसे मार्केट में यही करना है कि नहीं ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते, 2 से 3 घंटा पढ़ाते हैं, कहना यही है। ठीक है कि नहीं? एक बार एडमिशन लेने के बाद तो फिर मेरे हाथ में 4 घंटा पढ़ाएंगे, 5 घंटा पढ़ाएंगे कि 6 घंटा पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, हाँ संडे को 8-9 घंटा हो जाता है, क्या करें अपने लिए ना। कमाएंगे तो compete कीजिएगा तो हम ही ना कमा के दीजिएगा, है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आचार्य जी जैसे हम ही को देंगे। ठीक है, आगे चलिए। का खानदानी टीचर हम हैं कि खानदान का मास्टर है, होता है ना कि किसी किसी खानदान के मास्टर है। एक खानदान में 7 लोग हैं, सब सेटल है, उसमें एक अभिराम अभी डिप्टी कलेक्टर बना है। ठीक है कि नहीं? तो कहा कि हम लोग बच्चे थे तब मेरे भैया पढ़े थे तो पास किए थे, तो मेरी भौजाई पढ़ी थी तो पास की थी, फिर हम इंजीनियरिंग करने चले गए। मतलब होता है ना किसी किसी खानदान के हम स्थापित टीचर हैं, खानदानी डॉक्टर, तो खानदानी मास्टर। चलिए लिखिए आगे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से। अब ये बात ज्ञान के दृष्टि से याद रखना है, क्योंकि अफ्रीका का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? पूछो क्यों दिया? क्योंकि एक समय में जब भारत का निर्माण हो रहा था, उस समय भारत अफ्रीका का ही हिस्सा था। करोड़ों वर्ष पहले भारत किसका हिस्सा था? अफ्रीका का हिस्सा था। तो लिखो पैराग्राफ चेंज। ध्यान रहे कि कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में कार्बोनिफेरस युग में के युग में करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले देखो, पहले जो था ये पृथ्वी थी। ये क्या थी? ये पृथ्वी थी। अब पृथ्वी के चारों तरफ ये जो पार्ट था ये था टेथिस सागर। ये क्या था? टेथिस सागर था।
ये पेंथलासा था, पेंथालासा। अब समय बदला, ये 2 भागों में बट गया। ये कितने भागों में बट गया? ये रह ही गया, ये टेथी सागर रह गया। ये हो गया अंगारा लैंड। ये क्या हो गया? अंगारा लैंड। ये हो गया गोंडवाना लैंड। और भारत इसी का हिस्सा हो गया। अफ्रीका, भारत, नॉर्थ अमेरिका, ये किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना का। इसीलिए हमने अफ्रीका एग्जाम्पल में लिखा। क्लियर हुआ कि अफ्रीका का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि एक दौर था कार्बोनिफेरस 7 से करोड़ों वर्ष पहले कि जब भारत, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो भारत किसका हिस्सा था? अफ्रीका का हिस्सा था। तो लिख देंगे, ठीक है ना, कि भारत अफ्रीका का हिस्सा था। जब पृथ्वी के 2 भाग थे, उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड, जिसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया था। एशिया था। जबकि दक्षिण का भाग, पृथ्वी के दक्षिण का भाग, जबकि पृथ्वी के दक्षिण का भाग, जबकि पृथ्वी के दक्षिण का भाग दक्षिण अमेरिका, नहीं, सबसे पहले लिखो दक्षिण का भाग अफ्रीका, भारत, अफ्रीका, भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका था। अंटार्कटिका था, अंटार्कटिका था। इसी कड़ी में 100 मिलियन वर्ष पहले, इसी कड़ी में 100 मिलियन वर्ष पहले एक 100 मिलियन वर्ष पहले इसी कड़ी में 100 वर्ष पहले 7 महादेश, 7 महादेश, 7 महादेश का निर्माण हुआ। पृथ्वी का ग्लोब देख लीजिए, पृथ्वी के ग्लोब में देखिएगा तो 7 महादेश है कि नहीं? ये 7 महादेश कब बना? 100 मिलियन वर्ष पहले ये बना। तो ये बेसिक बातें थी किसके विषय में? भारत के भौगोलिक कॉन्टेक्स्ट में। तो यदि आपसे पूछेगा कि गोंडवाना युग में भारत किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना युग में भारत अफ्रीका का हिस्सा था। या ये भी पूछ सकता है कि गोंडवाना युग में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ठीक है कि नहीं? ए अफ्रीका, 2 अंटार्कटिका, 3 भारत, चौथा दे देगा आपको यूरोप। क्या मारिएगा? यूरोप किसका हिस्सा था? अंगारा लैंड का। ये उत्तर अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, ये टेथी सागर। टेथी सागर पहले भी है, लेकिन ये पेंजिया है, जो पेंजिया हुआ पुराना, सबसे पुराना पृथ्वी के स्वरूप। ये सब बढ़ता रहा हर 100 मिलियंस, 150 मिलियंस के बाद
और उसी क्रम में हमने इसकी जानकारी आपको देना मुनासिब समझा, और उसी रूप में मैंने तुलना किया किससे? अफ्रीका से। अफ्रीका महादेश में 54 देश है, 21% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या कितना कम है, और संसाधन के दृष्टि से, खनिज संसाधन के दृष्टि से, जल संसाधन के दृष्टि से सबसे उन्नत, ठीक है, सबसे ज्यादा है। इसको काला महादेश भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां विकास का चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि यहां अभी तक नेशन बिल्डिंग अप्रोच नहीं कन्वर्ट कर पाया है। ट्राइबल स्वामी भक्ति अधिक है, आदिवासियों के प्रति भक्ति, अपनी जनजाति के प्रति भक्ति अधिक है बनिस्पत की देश के प्रति। अभी भी यहाँ ट्राइबल वार होता है, अभी भी यहाँ क्या होता है? ट्राइबल वार होता है, ठीक है। अभी देखे होंगे कि एक हूती विद्रोही है, वो हूती विद्रोही जो है सो समुद्री लुटेरा है। कैसे समुद्र लुटता है, एडवर्ड में भी आता है, ठीक है कि नहीं। और उसके लिए ऑपरेशन प्रॉस्परस गार्जियन एक ऑपरेशन चलाया अमेरिका लीडिंग स्टेट के द्वारा। वो पूछेगा आपसे कि ऑपरेशन प्रॉस्परस गार्जियन का संबंध किससे है, कौन से देश उसको लीड करा? तो अमेरिका। और वो समुद्री लुटेरे के प्रभाव को कम करने से संबंधित है। इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, कॉपी के ऊपर में लिख ले। ऑपरेशन प्रॉस्परस गार्जियन कॉपी के ऊपर में जहां कहें वहीं लिखना है। ऑपरेशन प्रॉस्परस गार्जियन का संबंध अमेरिका के नेतृत्व वाली, कॉपी के ऊपर में तो किनारे लिखो, ऐसे करके लिखो, नहीं तो भाग गोंडवाना लाइन में लिख लेगा, बस अर्थ का अनर्थ निकालोगे फिर। ऑपरेशन प्रॉस्परस गार्जियन का संबंध अमेरिका से। चलो अभी इतना ही लिखो तुम, अभी आप इतना ही लिखिएगा तो भी काम चलेगा। अमेरिका से है, किससे है? अमेरिका से है। चलिए अब आइए नेक्स्ट लिखेंगे। भारत के भारत के भौगोलिक विश्लेषण में, भारत के भौगोलिक विश्लेषण में ज्यामितीय स्थिति महत्वपूर्ण है। ज्यामितीय स्थिति महत्वपूर्ण है। ज्यामितीय स्थिति महत्वपूर्ण है। ज्यामितीय स्थिति महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? पहला लिखो, विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। विश्व मानचित्र में आज देख लेना, या एटलस लेते आना रोज, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। विश्व मानचित्र में, नहीं तो विश्व मानचित्र हम बनाने लगेंगे तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। तो विश्व मानचित्र में भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी में। अक्षांश के दृष्टि से उत्तर में है और देशांतर के दृष्टि से पूरब में। इसी कड़ी में, इसी क्रम में अक्षांश के दृष्टि से भारत उत्तर में है। अक्षांश के दृष्टि से भारत उत्तर में है, जबकि देशांतर के दृष्टि से भारत पूरब में, पूरब में है, पूरब में है। ठीक है, कहाँ है? पूरब में। चलिए फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि भारत का अक्षांशीय
अक्षांशीय बिंदु 37 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट से हाँ 8 डिग्री 4 मिनट तक, 37 डिग्री 8 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। जबकि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। भूलेंगे नहीं, एक लाइन और लिखिए। भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है, 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है और समय की गणना करता है, यदि यह भारत को आप देखिए तो भारत का यहां है, भारत कहां है? यहां है। भारत कहां है? यह पृथ्वी है और यहां भारत है, ठीक है। उत्तर पूर्वी में भारत है, जिसको अभी आपने देखने की कोशिश की। इसका लिखेंगे नोट में लिखेंगे अक्षांश नहीं तो अभी अक्षांश देशांतर छोड़ दो, उसको अगली कक्षा बताएंगे। अब लिखिएगा, उसको ऐसे लिख दीजिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। पहले मूल बातें लिख लें। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिण की बिंदु इंदिरा बिंदु या पिगमेलियन पॉइंट है। इंदिरा बिंदु या पिगमेलियन पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा कॉल कहाँ है? कश्मीर में। और पिगमेलियन बिंदु कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। तो लिख देंगे सबसे दक्षिण की बिंदु इंदिरा बिंदु है। दोनों में इंदिरा है, एक में इंदिरा कॉल है और दूसरे में इंदिरा बिंदु है। पहले में क्या है? इंदिरा कॉल। दूसरे में क्या है? तो सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिण में मतलब यहां पर है ये 6 डिग्री 4 मिनट, और यहां पे ग्रेट निकोबार है। यहां क्या है? ग्रेट निकोबार है। तो लिखेंगे इंदिरा बिंदु ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर। एक लाइन और लिखिए। भूमि सीमा के आधार पर, ये तो वह ओवरऑल भूमि सीमा के आधार पर सबसे दक्षिण की बिंदु भूमि सीमा के आधार पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भूमि सीमा के आधार पर
सबसे दक्षिण की बिंदु कन्याकुमारी या केप के मोरिन है। कन्याकुमारी या केप के मोरिन है, जो तमिलनाडु में, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। इंदिरा कॉल के ब्रैकेट में लिख दो लद्दाख। इंदिरा कॉल के ब्रैकेट में लिख दो लद्दाख। इंदिरा बिंदु के एक ब्रैकेट में लिख दो ग्रेट निकोबार। केप के मोरिन के ब्रैकेट में लिख दो तमिलनाडु। लिखे हो ना। भूमि सीमा के आधार पर सबसे दक्षिण की बिंदु कौन सी है? केप के मोरिन या कन्याकुमारी। कहाँ? तमिलनाडु में। और सबसे उत्तर की बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। तो पहले था कश्मीर में, अब क्या हो गया? लद्दाख हो गया। अब तो सबसे उत्तर कौन हो गया? लद्दाख हो गया। फिर आ जाओ सबसे पूरब और सबसे पश्चिम। हाँ लिखेंगे, पहले कौन लिखोगे? पहले पूरब लिखोगे। लिखो, सबसे पूरब की बिंदु की बूथी हो। सबसे पूरब की बिंदु की बी थू। की बी थू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। की बी थू अरुणाचल प्रदेश। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। 97 डिग्री 25 मिनट पर है। और सबसे पश्चिम की बिंदु गौरमाता। यह क्या है? यह पश्चिम है, यह पूरब है, यह उत्तर है, यह दक्षिण है। इतना तो समझते हैं ना? ये उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो पूरब में, सबसे पूरब में क्या था? की बूथी। किस राज्य में है? अरुणाचल में है। और सबसे पश्चिम में क्या है? गुहार माथा। गुहार माता कहाँ है? गुजरात में। तो लिख देंगे गुहार माथा गुजरात। गुहार माथा या गौर माथा लिखो ना। गुहार माथा गुजरात। ठीक है, गुजरात। फिर लिखिए, भूलेंगे नहीं कि उत्तर से दक्षिण 3400 नहीं, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत जो है ये यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है? और यहां से यहां तक 2933 किलोमीटर है। फिर लिखिए, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक कितना? पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत की जमीनी सीमा की लंबाई, फिर लिखो, भारत की जमीनी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जमीनी सीमा की लंबाई, जमीनी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि समुद्री तट की लंबाई, जबकि समुद्री तट की लंबाई कितनी? 7516 किलोमीटर है। 7500 दोनों मिला के कितना हुआ? पूछेगा भारत की कुल लंबाई समुद्र तट मिलाकर के कितना हुआ? 15,200 प्लस। अब मुख्य भूमि की समुद्री तट की लंबाई कितनी होती है? 6100 किलोमीटर। वो भी लिख देंगे। भारत की मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट की लंबाई, समुद्री तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है।
भूलेंगे नहीं। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट, भारत की सबसे लंबी समुद्री तट कहाँ? गुजरात है। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट गुजरात है और सबसे छोटी गोवा है। और सबसे छोटी गोवा है। ठीक है, फिर लिखिएगा, भारत के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, बात एक ही है, पश्चिम से पूरब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन से 8 राज्य हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां मिजोरम, आठवां त्रिपुरा। मित्र पर गमछा झार, एक कोड है, मित्र पर गमछा झार। अब जोड़ लो, ठीक है। पहला, पहला लिखो गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा। एक कोड लिख लो, कभी भुला जाओगे तो इस आधार पे भी तुम बना लोगे। कोड लिख लीजिए, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। कोड का क्या नाम है? मित्र पर गमछा झार। फिर लिखिएगा, याद रहे कि भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। पहला फिर से सुन लो, भारत के बीचों, अभी लिखाए थे ना जी, प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिखे थे ना। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतनी बात पचा रहना चाहिए।
ये भारत का आज भौगोलिक अवस्थिति से जुड़ा हुआ पहला पार्ट था। ठीक है, ये क्या था? ये पहला पार्ट था। नोट में लिख दो कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य की मान्यता समाप्त कर दी गई। देखो, 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्य की मान्यता को समाप्त कर दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्य की मान्यता को समाप्त कर दिया गया। राज्य की मान्यता को समाप्त कर दिया गया, जबकि जनवरी 2020 में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप को मिला दिया गया। क्या किया गया? मिला दिया गया। ठीक है, समझो आज कितना विविधा पढ़े हो, ज्योग्राफी भी पढ़े हो, करंट भी पढ़े हो उसमें। तो आज हम लोग एक पार्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, एक पार्ट का मतलब था जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति है उसको लेकर आज हम लोगों ने चला है। कल हम लोग इस जियोपॉलिटिक्स को लेकर चलेंगे, जिसमें भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो किस किस देशों से लगी हुई है। सबसे लंबी भौगोलिक सीमा किससे लगी हुई है? बांग्लादेश से, और उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, उसके बाद भूटान से, उसके बाद अफगानिस्तान से, उसके बाद किसी से नहीं। एक कोड भी आता है, बचपन में फुआ के घर में रहते थे। प छ प न, ब से बांग्लादेश, च से, प से, न से, म से म्यांमार, और फू से भूटान, आ से अफगानिस्तान। इन सब की परिचर्चा, चूंकि आज पहला दिन है कई लोगों का, ज़्यादा नहीं तो फिर बेहोश हो जाओगी। तो लास्ट में चलते समय क्या पढ़ते हैं हम लोग? अब उसके बिना तो जाते नहीं है, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट कौन फैक्ट? बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट मतलब हुआ कोरोना के बाद, पहले लिखाते थे संभावित प्रश्न, कोरोना के बाद बदल दिए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद भी बूस्टर डोज पड़ता है। अब लिखाते हैं बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला लिखो, हीट वेव के लिए, कहाँ गया जी? हीट वेव पार हो गया। हीट वेव के लिए न्यूनतम 40 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। 40 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। हीट वेव के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस होना। क्या होना? किसका तापमान? अरे वातावरण का तापमान होना अनिवार्य है। इसी कड़ी में उत्तर भारत की गर्म हवा लू चलती है। इसी कड़ी में गर्म हवा, उत्तर भारत में गर्म हवा लू चलती है। एक पॉइंट नंबर 2, अल नीनो चर्चा हुआ था ना अभी। अल नीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है,
अल नीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है जो समय समय पर भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, जो समय समय पे भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जो समय समय पे भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इसी कड़ी में लालीना प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, समुद्री स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। समुद्री स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। वायु दाब कहां सबसे अधिक होगा? समुद्र पर, जबकि ऊंचाई पर यह घटता है। जबकि ऊंचाई पर वायु दाब घटता है। जबकि ऊंचाई पर यह वायु दाब घटता है। ठीक है, ध्यान रहे कि वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ध्यान रहे कि वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, जबकि वायु की गति को एनीमोमीटर से जबकि वायु की गति को एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से मापते हैं। आप लोग में से कोई आदमी हमको यदि ये बता दे कि वायु अब पवन में क्या अंतर है, तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। हम कक्षा को यहीं पे छोड़ देंगे खुश होकर। तुम बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहीं पे हम कक्षा छोड़ देंगे। हम तो वादा किए थे आपसे कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और पवन वायु की गति को कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण। हेलो, प्रणाम प्रणाम। आधा घंटा क्लास 8 बजे। और कहाँ थे हम लोग? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लिखेंगे जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। 78 और 21%। 78 और 21%। अठहत्तर और 21%। जबकि पवन वायु की गति को कहते हैं। वायु के गति को कहते हैं। वायु के गति को कहते हैं। वायु की गति मतलब मूवमेंट ऑफ, बताया तो इसने कि मूवमेंट ऑफ एयर को हम पवन कहते हैं।
और पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में गमन करता है, ये भी लिख दो। पवन पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में, उच्च दाब से निम्न दाब में गमन करता है। गमन करता है। अच्छा, आतपन का नाम कोई सुना है? आतपन, कौन बताएगा? तुम बताओगे जी? आतपन, आतपन होता है कि सूर्य की वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक देता है उसको क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। लिखेंगे आतपन। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक देती है, जिसे पृथ्वी रोक देती है, उसे आतपन कहते हैं। उसे आतपन कहते हैं। ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ से हम वादा किए थे कि हम एक लाइन आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बढ़े नहीं हम। उसी से जुड़ा हुआ बिंदु था, उसको तो बताना था ना, नहीं तो फिर बिहान के चक्कर में बिहान हो जाता। तो आज हम लोगों ने थोड़ी सी ज्ञान की बातें सीखी है, पढ़ाई की बातें सीखी है, परीक्षा उन्मुखी बातें सीखी है, और आशा करता हूं कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। यह कभी नहीं मैं पूछता हूं कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि कोई हम मदारी का खेल नहीं दिखा रहे हैं कि मदारी के खेल में ना होता है क्या मदारी नहीं, डमरू बजा रहा है। तो ये अच्छा, पढ़ाई तो साधना है भाई, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई में हमेशा ध्यान रखें कि जो अनुभवी और जिनको दूरदृष्टि होती है, कक्षा उन्हीं से प्राप्त करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो उसी की तरह फंस जाइएगा। 100% गारंटी यही यूट्यूब चैनल से आएगा, और वहाँ से तो किसी भी रूप में नहीं आएगा। इसलिए कमीशन को कमीशन की तरह समझिए कि कमीशन आपका टेट का परीक्षा नहीं है, ये कमीशन की परीक्षा है जो सिविल सेवा के आसपास के स्तर को बनाए हुए है। आशा करता हूं कि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए करंट में भी जो बातें उभरी है वो हमने आपको आज बूस्टर फैक्ट में बताया है। कल से करंट को भी बूस्टर फैक्ट में अलग अलग रूपों में कॉपी, करंट मिसलेनियस की कॉपी रोज लाइएगा। रोज 5-10 तथ्य बताते हैं। जो वीडियो भेजे उसको निश्चित तौर पे देखिएगा, और इस तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हमारी कक्षा ऑफलाइन मैक्सिमम पार्ट्स और फिर ऑनलाइन चलती है। ऐसे तो ऑफलाइन हम हैं तो ऑनलाइन भी है, ठीक है कि नहीं। ये कक्षा तो इसी रूप में चलती रहेगी। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज कम पढ़ाए हैं, लेकिन कल से मानसिक स्थिति लेके चलिए। 8 बजे तो ऐसे ही है पुल्हाने के लिए, लेकिन 8:15, 8:30, 8:45, जब तक कि मेरी बात, पहला दिन ज़्यादा पढ़ा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, आज यहीं तक मैं छोड़ के जा रहा हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस, याद है ना? समझ में आ गई ना बातें? कल याद करके आइएगा। हम पूछते भी हैं, आए खरा भी करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी 1 सप्ताह पुल्हाएंगे और उसके बाद डांटेंगे डपटेंगे। क्या देखो, अभी तक ही डरती है हमसे, ठीक है कि नहीं? तो गुड नाइट एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।